हेलो फ्रेंड्स, ये मेलानोग्लॉसिस का डाइजेस्टिव सिस्टम आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन उसमें वॉइस क्लियर नहीं होने के कारण मैं ये दूसरा आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्क्राइब करेंगे मेलानोग्लॉसिस का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहले बड़ा प्रश्न यदि आता है तो वी हैव टू मेक द डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये एंटीरियर पार्ट का डायग्राम है। पोस्टीरियर पार्ट का यानी ट्रंक का जो पहला पार्ट है ब्रैंकियो जेनिटल पोर्शन, वहां तक का डायग्राम शो किया है, बाद का इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें बनाना है। इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, कहाँ कहाँ पर है, क्या काम है वो डिस्क्राइब करेंगे। देन वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट फूड, फीडिंग, डाइजेशन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है एंड द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे अगर हमारा प्रश्न आता है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेलानोग्लॉसिस। तो ये एक बड़े प्रश्न के आंसर के लिए ये तीन चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द दिस डायग्राम। तो सबसे पहले हमें जैसे पता है कि मेलानोग्लॉसिस का जो पूरा बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो है वो कहलाता है प्रोबोसिस, तो ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेकंड रीजन है ये कहलाता है कॉलर, और इसके बाद का जो रीजन है वो कहलाता है ट्रंक। ठीक है, ट्रंक जो भाग है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है ट्रंक का वो कहलाता है ब्रैंकियो जेनिटल पोर्शन। सेकेंड पार्ट कहलाता है हिपैटिक रीजन, यहाँ देखिए आप हिपैटिक रीजन। थर्ड पार्ट कहलाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन, और अंत में क्या है, एनस में एंड होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार की है, इसमें स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है, डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन द एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज सपोर्टेड, सेंटर में प्रेजेंट है एनिमल के, इट इज सपोर्टेड बाय, ये आप देख रहे हैं ये मिजेंट्री है, डॉर्सल ट्रंक मिजेंट्री। इसी तरह से एक वेंट्रल साइड में मिजेंट्री यानी झिल्ली की जैसी संरचना है जो डॉर्सल साइड में भी है और वेंट्रल साइड में भी है। तो इस मिजेंट्री के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल अपनी जगह पर सधी रहती है सेंटर वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये है डॉर्सल ट्रंक मिजेंट्री। इसी तरह की मिजेंट्री वेंट्रल साइड में भी होती है, तो दोनों तरफ से जो एलिमेंट्री कैनाल को अपने में साध करके रखती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, वो है इसका माउथ। माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रोबोसिस वाला जो पार्ट है, इस प्रोबोसिस वाले पार्ट और कॉलर का जो जंक्शन है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जो प्रोबोसिस का लास्ट पार्ट है, कॉलर का थोड़ा सा पार्ट उसको ऊपर कवर करके रखता है। यानी जैसे ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है ये, तो कॉलर वाला भाग इसको थोड़ा सा ऊपर तक कवर करके रखेगा। ठीक है, ये तो ये जो थोड़ा सा जो पार्ट है कॉलर का, जो प्रोबोसिस के पीछे वाले पार्ट को ऊपर से ओवरलैप करता है, इस भाग को कहते हैं कॉलरेट। और प्रोबोसिस के मिड वेंट्रल वाले पार्ट में, कहां पर, मिड वेंट्रल वाले पार्ट में ओपनिंग होती है, एक बड़ा छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं माउथ। पहले ऐसे माना जाता था कि माउथ एक परमानेंट ओपनिंग है, लेकिन बाद में 1952 में नाइट जोन्स नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि यहाँ पर मसल सेट होता है, रेडियल मसल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, और इस मसल सेट के कारण माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये नियंत्रित होती है। तो ये एक परमानेंट ओपन स्ट्रक्चर नहीं है जो कहाँ प्रेजेंट है, मिड वेंट्रल ऑफ प्रोबोसिस में, कॉलरेट वाले भाग में। माउथ जो है इट ओपन्स इन ए बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी वाला भाग कहाँ पर है, बक्कल कैविटी वाला भाग कॉलर रीजन में है। कौन से रीजन में है, कॉलर रीजन में है बक्कल कैविटी वाला भाग। बक्कल कैविटी वाले भाग में अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, यहाँ पर पाए जाते हैं सीलिया। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो बक्कल कैविटी में भी अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में ही ये जो इनर जो वॉल है, इस वॉल में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं,
और जो है गॉबलेट ग्लैंड्स होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस। इसके साथ साथ में अमाइलेस एंजाइम सिक्रीट किया जाता है। कहाँ पर? बक्कल कैविटी में इनर लाइनिंग जो है, यहाँ सीलिया उपस्थित है, यहाँ म्यूकस ग्लैंड्स है जो इस वाले भाग में म्यूकस सिक्रीट करेंगी ताकि बक्कल कैविटी मॉइस्ट बनी रहे। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो है अमाइलेस एंजाइम भी सिक्रीट किया जाता है। बक्कल कैविटी कहाँ पर उपस्थित है? कॉलर वाले भाग में। तो माउथ ओपन्स इन ए बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी फिर ओपन होती है फेरिंक्स वाले भाग में। अब यहाँ पर यूनिक क्या है इस एनिमल के लिए कि जनरली जो फेरिंक्स होता है वो रेस्पिरेटरी से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर जो फेरिंक्स है उसके दो पार्ट हैं। और फेरिंक्स कहाँ उपस्थित है पहले हम लेते हैं। इसके बाद में कॉलर के बाद में कौन सा रीजन आता है? ट्रंक रीजन। ट्रंक का जो पहला पार्ट है वो कहलाता है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। तो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन में क्या चीज उपस्थित होती है? फेरिंक्स है। तो फेरिंक्स के दो भाग हो जाते हैं, एक तो डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड। जैसे मान लो ये फेरिंक्स की अंदर की कैविटी है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड से लॉन्गिट्यूडनल रिज, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल खांच होती है और ये खांच जो है इस फेरिंक्स का जो ल्यूमन वाला पार्ट है इसको दो भागों में बांट देती है, डॉर्सल पार्ट एंड वेंट्रल पार्ट। डॉर्सल पार्ट जो है इसका ये कहलाता है ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंक्स। तो ये जो पोर्शन है ये किससे संबंधित है? रेस्पिरेशन से संबंधित है। यहाँ पर गिल स्लिट्स उपस्थित है, गिल पोर्स उपस्थित है। तो डॉर्सल पार्ट जो है फेरिंक्स का इट वर्क्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। और वेंट्रल पार्ट, ये वेंट्रल पार्ट है। वेंट्रल पार्ट जो है इसका फूड चैनल की तरह काम करता है, यानी इसका काम है डाइजेशन से संबंधित वेंट्रल पार्ट का, और डॉर्सल पार्ट का काम है रेस्पिरेशन से संबंधित। और ये जो खांच है जो दोनों लॉन्गिट्यूडनल साइड से है ये कहलाती है पेरीब्रैंकियल रिज। ये क्या कहलाती है? पेरीब्रैंकियल रिज which divides the pharynx into two parts, dorsal side and ventral side, ठीक है। फेरिंक्स के बाद में भाग आता है किसका? फेरिंक्स ओपन्स, यहाँ पे मेंशन किया है फेरिंक्स टू रीजन्स, डॉर्सल एंड वेंट्रल रीजन। डॉर्सल रीजन जो है इट वर्क्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड वेंट्रल रीजन वर्क्स एज ए डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। बीच में जो रिज है ये इसको पार्टीशन करती है। देन ईसोफेगस, यानी फेरिंक्स ओपन्स इनटू ईसोफेगस। तो फेरिंक्स के आगे यानी ईसोफेगस वाला जो भाग है उसकी भी ल्यूमन कुछ हद तक यानी कुछ दूरी तक उसमें भी ये लॉन्गिट्यूडनल रिज जो है पाई जाती है, तो उसमें भी डॉर्सल और वेंट्रल का पार्टीशन होता है थोड़ी दूरी तक, ठीक है। उसके बाद में ईसोफेगस में ये पार्टीशन हट जाता है, नॉर्मल है। देन ईसोफेगस ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन वाला जो भाग है इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला एंटीरियर जो पार्ट है इसका वो कहलाता है हिपैटिक रीजन, दूसरा कहलाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। जैसा कि हमें पता है ट्रंक वाला रीजन तीन भागों में बांटते हैं। पहला रीजन क्या बताया था? ब्रैंकियोजेनाइटल, जिस वाले भाग में फेरिंक्स है। दूसरा रीजन जो है क्या बताया था? हिपैटिक रीजन। तो ये हिपैटिक रीजन क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं हिपैटिक सीका, इस तरह से बाहर की तरफ ये हिपैटिक सीका उभार इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का जो आगे वाला भाग है वो कहलाता है हिपैटिक रीजन, क्योंकि उस वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? न्यूमरस हिपैटिक सीका पाए जाते हैं। हिपैटिक सीका जो है इनका क्या काम है? इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ग्लैंडुलर सेल्स हैं और वो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे अमाइलेस तो यहाँ सिक्रीट हो गया बक्कल कैविटी में, लाइपेस है, प्रोटीएस है, मार्टेस है, लैक्टेस है। ये सारे एंजाइम जो है ये हिपैटिक रीजन जो है, हिपैटिक सीका का जो रीजन है यहाँ पर ये सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो अब इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन के हिपैटिक रीजन में, जहाँ पर हिपैटिक सीका उपस्थित है। उसके बाद का जो पोर्शन है वो कहलाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। पोस्ट हिपैटिक रीजन में मेन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और अंततः इंटेस्टाइन जो है ये एनस के द्वारा बाहर ओपन होती है।
एनस इटसेल्फ इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल, यानी वहां पर भी मसल है जिसके द्वारा एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग नियंत्रित होती है। और जो विष्ठा है वो जैसे ये एनिमल यू शेप का बिल बना करके रहता है, तो जिस तरफ एनस वाला पार्ट होता है उस वाली ओपनिंग जो है वहां पर विष्ठा का ढेर हमें दिखाई देता है। तो पहले तो हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, फिर हमें ये डिस्क्राइब करना है। अब हम बताते हैं ये वाला पोर्शन। पहला, फूड, बैलेनोग्लॉसस खाता क्या है। बैलेनोग्लॉसस जो है ये कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डाई एटम्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो हो गया इसका फूड। फीडिंग किस प्रकार से करता है, ये सिलियरी फीडर है। सिलियरी फीडर कैसे, इसके जो गिल स्लिट्स हैं इनके अंदर जो लगातार सीलिया है वो मूवमेंट करते हैं। इनके सिलियरी मूवमेंट के कारण बक्कल कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ जो सीलिया है इनके मूवमेंट के कारण, और यहाँ आप देखें जो प्रोबोसिस वाला भाग है उसमें मिड वेंट्रल में माउथ की जो ओपनिंग है उसके जस्ट ऊपर एक खांच के जैसी संरचना होती है और इसमें भी सीलिया उपस्थित है। ये कहलाता है प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। तो इन सब सिलियरी मूवमेंट के कारण, स्पेशली गिल स्लिट्स के सिलियरी मूवमेंट के कारण वाटर करंट बनता है। और वाटर करंट के साथ में जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डाई एटम्स हैं जो आते हैं वो तो अंदर एंटर हो जाते हैं, और जो बड़े साइज के हैं या जो इनका केमिकल नेचर सही नहीं है इस एनिमल के लिए, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और वो बाहर जो है रिजेक्शन पाथ में चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट है प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन, इट वर्क्स एज ए सेंसरी ऑर्गन, यानी भोजन और पानी जो अंदर प्रवेश हो रहा है उसके केमिकल नेचर की जांच करता है। तो प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन इज अ कीमो रिसेप्टर, जो ये केमिकल नेचर की जांच कर रहा है। तो इस तरह से एनिमल क्या है, सिलियरी फीडर है। इसके अलावा ये जब पानी में नहीं है और बरों में रह रहा है तो उस टाइम पर ये मिट्टी को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है, नम मिट्टी को, और मिट्टी के साथ में या मिट्टी में उपस्थित जो माइक्रोब्स है, कार्बनिक पदार्थ है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वो भी जो है सिलियरी मूवमेंट के कारण ही अंदर आता है। तो ये हो गया फीडिंग। देन डाइजेशन, जैसा मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में जो वॉल है उसमें जो म्यूकस ग्लैंड्स के साथ साथ में जो ग्लैंड्स है, ग्लैंडुलर सेल्स है, वो अमाइलेज सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्च का पाचन शुरू हो गया। उसके बाद में फूड चैनल में कुछ विशेष डाइजेशन नहीं होता है, इसोफेगस में विशेष डाइजेशन नहीं होता है। फिर मेन डाइजेशन होता है किसके अंदर, हिपैटिक रीजन में, इंटेस्टाइन के हिपैटिक रीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो हिपैटिक सीका है, इस हिपैटिक सीका के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स है, दे सिक्रीट ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो है यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हिपैटिक रीजन में। उसके बाद में भोजन पहुंचा दिया जाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन में। पोस्ट हिपैटिक रीजन में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल किसके द्वारा सपोर्टेड होती है, डॉर्सल ट्यूबुलर मेसेंट्री के द्वारा और वेंट्रल ट्यूबुलर मेसेंट्री के द्वारा। इस डायग्राम को कैसे बनाना है वो आप देख लें। ये प्रोबोसिस वाला भाग बना दिया हमने, कॉलर वाला भाग, कॉलर में ये जो पार्ट बताया ये कॉलरेट वाला भाग है जो इसको ओवरलैप कर रहा है। प्रोबोसिस वाले भाग में एक ही सिलोम होती है, एक ही सिलोम है, दोनों साइड में मसल्स हैं। बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये जो बक्कल कैविटी है इससे अंदर की तरफ प्रोबोसिस की तरफ ये डाइवर्टिकुलम है। ये हार्ड संरचना होती है और इसी संरचना को पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था जिसके कारण इसको हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। तो ये अंदर की तरफ जो है बक्कल डाइवर्टिकुलम है। ये इसकी इनर लाइनिंग हमें बतानी है। फेरिस वाले भाग में हम दो पार्ट बना देंगे, डॉर्सल ब्रैंकियल रीजन और वेंट्रल फूड चैनल रीजन, ठीक है। और ये ऊपर पूरी लंबाई में क्या पाई जाती है, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, और पूरी नीचे की साइड में लंबाई में क्या पाई जाती है, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल। डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल के ऊपर क्या है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल के नीचे क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से, और कॉलर वाले भाग में दो सिलोम है एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में,
ये इस तरफ वाली सिलोम दिखाई है, ये दूसरी तरफ वाली सिलोम दिखाई है। इसी तरह से ट्रंक वाले भाग में आगे की तरफ भी दो सिलोम है, एक दोनों साइड में, एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में। तो इस तरह से हम इसका ये डायग्राम बनाएंगे। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।